पिछली क्लास में हम सभी कूलाम के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो कूलाम के नियम में आपने पढ़ा था, जैसे दो आवेश हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपने पढ़ा था। और आपने ये पढ़ा था कि यहाँ जो ये कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू आपने पढ़ा था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था। ओके, तो देखिए, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, इसको क्या कहते हैं? ये निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपने पढ़ा था, निर्वात की क्या है? ये विद्युतशीलता। इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। इसका डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे आप वैल्यू पढ़ेंगे। देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपान में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹, और यूनिट क्या हो जाएगी? हो जाएगी, ये हो जाएगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 या 22/7 आप रख सकते हैं, और इंटू 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब इसको टोटल अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। अब इसके पश्चात ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखिए, कभी कभी वैल्यू पूछता है। आपने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो देखिए, जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि कोई चार्ज है, कोई आवेश है, ये Q1 है, एक क्या है? Q2 है। ये दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, विद्युत आवेश हैं। ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। कहाँ पर? निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में ये रखे हुए हैं। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फार्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला लगता है, इलेक्ट्रिक जो वैद्युत बल है उसका जो फार्मूला लगता है, वो क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो दोनों चार्जेज हैं, ये दोनों जो आवेश हैं, ये निर्वात या वायु में नहीं, बल्कि ये किसी माध्यम में रखे हैं। ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हैं। परावैद्युत माध्यम क्या होते हैं? परावैद्युत माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जो अचालक होते हैं, यानी कि बिना विद्युत चालन के उसमें विद्युत प्रभाव का असर होता है, विद्युत प्रभाव होता है, विद्युत प्रभावित होता है उसमें, तो वो क्या कहलाते हैं? परावैद्युत में। तो ऐसे परावैद्युत माध्यम को भरा जाता है। अब परावैद्युत माध्यमों में क्या क्या है? जैसे जल हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, कागज हो गया। इनमें से कोई भी माध्यम हो जहां पे ये आवेश रखे हों। ठीक है, यानी कि परावैद्युत माध्यम, यदि
दोनों जो आवेश हैं, दोनों आवेश हैं, ये किसी परावैद्युत माध्यम में अगर रखे हों, परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक माध्यम होने पर, अगर परावैद्युत माध्यम है तो परावैद्युत माध्यम होने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तब यहाँ K लग जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए निर्वात या वायु होने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, और अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो ये हो जाएगा फार्मूला। यहाँ पर जो K है, K क्या है, जो परावैद्युत माध्यम है उसी का परावैद्युतांक, इसे क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, जो आवेश दोनों रखे हुए हैं, अगर वो आवेश निर्वात या वायु में होंगे तो उन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और अगर वो निर्वात या वायु में नहीं होंगे बल्कि किसी परावैद्युत माध्यम में अगर स्थित होंगे, तो परावैद्युत माध्यम में स्थित होंगे तो उनके बीच जो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा, वैद्युत बल लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन 0 में क्या हो जाएगा, K का मल्टीप्लाई हो जाएगा। K क्या होता है, जो परावैद्युत माध्यम है उसी परावैद्युत माध्यम का ये क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ओके, अब जो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू देख लीजिए। जैसे निर्वात या वायु अगर होता है, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए अगर देखेंगे तो K की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, K की वैल्यू 1 होती है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए जैसे निर्वात और ये परावैद्युत माध्यम होने पर ये है, अगर इसी परावैद्युत माध्यम के स्थान पर निर्वात या वायु होता तो K की वैल्यू क्या रख देते, हम 1 रख देते। जब K की वैल्यू 1 रख देते तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता। ओके, और जैसे कोई धातु है, धातुओं के लिए अगर देखेंगे, धातुओं के लिए अगर धातुओं के लिए देखेंगे तो K की वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है, और धातुओं के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ओके, और अन्य माध्यमों के लिए, इनके अतिरिक्त अगर अन्य माध्यम हैं, अन्य माध्यमों के लिए अन्य माध्यमों के लिए K की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है। K इज ग्रेटर देन 1। K की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, K की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है। ये ध्यान रहेगा। ओके, तो ये वैल्यू बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। निर्वात या वायु के लिए K का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है। धातुओं के लिए यानी कि मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, और अन्य माध्यमों के लिए K की वैल्यू 1 से अधिक होती है, यानी कि K की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती है। ओके, अब देखिए जैसे निर्वात अगर होता है तो ये फॉर्मूला लगता है, ये निर्वात है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये F0 है, F0 है, मान लेते हैं, और परावैद्युत माध्यम होने पर ये है। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, परावैद्युत माध्यम होने पर इलेक्ट्रिकल फार्मूला ये होता है, और निर्वात या वायु होने पर इलेक्ट्रिकल जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ओके, अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम अगर डिवाइड कर दें या उससे इसको डिवाइड कर दें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F0 अपॉन F इज इक्वल टू, इसकी जो टोटल वैल्यू है इसको आप ऊपर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये इसकी वैल्यू हो गई, F0 की वैल्यू हो गई ऊपर, और फिर नीचे अपॉन में F है, तो ये F की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें देखिए सभी चीजें सेम है, केवल K अलग है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K बचा। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/1/K। इसको आप वो करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K। ओके, तो यहां से देखिए ये रिलेशन देख लीजिए, तो आप देखेंगे F नॉट इज इक्वल टू KF। ये क्या है, परावैद्युत माध्यम उपस्थित होने पर जो वैद्युत बल है वो है, और ये निर्वात या वायु के लिए है, निर्वात या वायु रहेगा, परावैद्युत माध्यम रहेगा तब फोर्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए K को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स में, परावैद्युत माध्यम होने पर अगर हम उसमें परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब F नॉट के इक्वल हो रहा है, और K की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। K की वैल्यू कितनी होती है, 1 से अधिक होती है। अगर K की वैल्यू 1 से अधिक होती है और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके इसके इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि F जो है F नॉट से क्या है, कम है, छोटा है, यानी कि F नॉट बड़ा है। F नॉट इज ग्रेटर देन क्या है, F, चूंकि K इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होता है, 1, तो F नॉट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F। ओके, यानी कि निर्वात या वायु में अगर दो चार्जेस रखे हैं, दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, दो वैद्युत आवेश हैं, वो निर्वात या वायु में ही अगर रखे हैं तो उनपे लगने वाला जो फोर्स होगा वो अधिक होगा। अगर उन्हीं आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में आप रख देंगे तो परावैद्युत माध्यम में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा उनके बीच वो कम हो जाएगा। ओके, और कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हो जाएगा, K गुना कम हो जाएगा। अगर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति है तो निर्वात या वायु के सापेक्ष उसमें जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ेंगे। देखिए कूलाम के नियम का वेक्टर रूप का बहुत उपयोग है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, आवेशों के बीच वैद्युत बल लगता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो वेक्टर फॉर्म होता है वो जो वैद्युत बल लग रहा है, कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप है वो वैद्युत बल के परिमाण, जो वैद्युत बल लग रहा है वो उसके परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन, 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 ठीक है, ये दोनों को प्रदर्शित करता है। कूलाम का जो नियम, जो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है वो क्या करता है, वो जो वैद्युत बल लगता है, दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच जो वैद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, वो उसके परिमाण को भी दिखाता है और उसकी दिशा को भी करता है। परिमाण के साथ साथ दिशा को, परिमाण क्या होता है, परिमाण मतलब होता है मान। जैसे उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर 44 न्यूटन का लग रहा है, ये 44 न्यूटन क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया, यानी कि उसके जो फोर्स अप्लाई होता है उसी फोर्स के मान को ही क्या कहते हैं, परिमाण। ओके,
और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो क्या होती है, दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, तो कूलाम के नियम का जो वेक्टर रूप है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है, दिशा को भी व्यक्त करता है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका वेक्टर फॉर्म। तो देखिए हम मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आप जानते हैं ऐसे होता है, ऐसे ये। तो मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर है ए पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है मूल बिंदु, ओरिजिन है, ये क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। और यहां से ये जो Q1 चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इसका स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R1 है, क्या है, वेक्टर, इसका स्थिति सदिश उसकी पोजीशन को दिखाता है कि इस बिंदु के सापेक्ष, इस ओरिजिन के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, तो ये स्थिति वेक्टर है, वेक्टर R1। उसके पश्चात एक चार्ज यहां पर है, ये पॉइंट बी है, Q2 चार्ज पॉइंट बी पर रखा हुआ है, और इस ओरिजिन मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति वेक्टर, स्थिति सदिश ये R2 वेक्टर है, वेक्टर R2, ओके। और बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की जो स्थिति है, बिंदु बी के सापेक्ष ए की जो स्थिति है, ये R, चूंकि यहां से कर रहे हैं तो ये 2 माने हैं, तो 2 यहां के सापेक्ष यहां का, तो 2 1, इसकी स्थिति क्या दिखाएंगे, 2 1, और बी से ए की ओर, बी से ए की ओर हम एरो लगाएंगे, और यहाँ पे इसके सापेक्ष ये है, इधर वेक्टर लगाएंगे, इसके सापेक्ष ये है, इधर वेक्टर लगाएंगे। तो बी के सापेक्ष ए का जो है उसे हम क्या कहेंगे, R21, यानी कि दूसरे के सापेक्ष पहले की दूरी, ठीक है, दूसरे के सापेक्ष पहले की दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, R21, ओके। अगर बिंदु ए के सापेक्ष हम बी की दूरी देखेंगे, यानी कि एरो को अगर हम इधर लगाएं, तो बिंदु ए के सापेक्ष अगर बी की दूरी देखेंगे तो हम इसे लिखेंगे R, इसके सापेक्ष लिख रहे हैं तो 1 से 2 की ओर, तो इसे क्या दिखाएंगे, वेक्टर R12। इसके सापेक्ष इसकी दूरी को क्या मानेंगे, वेक्टर R12, 1 से 2 की ओर, ठीक है। और इसके सापेक्ष अगर इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर R21, यानी कि 2 के सापेक्ष 1 की स्थिति। तो हमने एरो ये वाला इधर लगाया है, तो 2 के सापेक्ष 1 की स्थिति दिखाया है, तो इसलिए ये दिखाएंगे, ओके। अब देखिए ये पॉइंट बी है, बी है। अब देखिए ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यहां पर लगने वाले फोर्स को, चूंकि Q2 आवेश पर फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कहेंगे, F2, और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, तो F21, इस पे जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर F21, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा, ये पॉइंट ए यहां पर लिख लेते हैं, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी मिलाने वाली रेखा के अंदर ऐसे बाहर की ओर लगेगा, और ये फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 चार्ज पर लग रहा है, Q1 आवेश पर लग रहा है। तो देखिए ये फोर्स इस पर लग रहा है, तो इसलिए इस फोर्स को क्या कहेंगे, F1, और किसके कारण लग रहा है, दूसरे चार्ज के कारण लग रहा है, इसलिए 1 2, ये वेक्टर लगा देंगे, और ये इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन लग रहा है, F21, और इस पर जो बल लग रहा है इसके कारण वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F12, ओके। तो देखिए अब अगर हम Q1 के सापेक्ष Q2 का अगर स्थिति देखें, आवेश Q1 से Q2 की स्थिति
Q1 से Q2 को अगर स्थिति देखेंगे यहां से यहां की, तो इसे हम दिखाएंगे R12, ये दिखाएंगे यहां से इसकी स्थिति, यहां से इसकी स्थिति, तो इसकी पोजीशन क्या है R2 और इसकी पोजीशन क्या है R1, तो यहां से इसको माइनस कर देंगे वेक्टर R1, ये हो जाएगा। ओके, अब अगर इसका हम केवल R2 लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये मॉड लग जाएगा R2 माइनस R1। ओके, अब अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इसका, तो देखिए यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा है, जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है और उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को आप एस दिखाते हो और उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है ए कैप, और कोई वेक्टर होता है वो उसके परिमाण और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन की क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर आप निकालेंगे किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर क्या होगा उसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसके रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे वेक्टर 1 2, इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म लेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है R12, ये हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा देखिए मैग्नीट्यूड, ऊपर वेक्टर फॉर्म होता है और नीचे क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या है ये है R12। ओके, तो देखिए जैसे कोई वेक्टर ए है उसका परिमाण ए है, वेक्टर ए है इसका परिमाण ए है, ये एकांक वेक्टर है, तो एकांक वेक्टर उसके परिमाण और वेक्टर में ये रिलेशन होता है, मैग्नीट्यूड का उसके एकांक वेक्टर में यूनिट वेक्टर में अगर गुणा कर देंगे, गुणन कर देंगे तो ये वेक्टर के इक्वल हो जाता है। तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर का अगर कैप निकालते हैं यानी कि कैप में उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल। तो वैसे यहाँ है ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए इसका यूनिट वेक्टर है तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, अब इसके बाद देखिए इसका अगर और सॉल्व कर लेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म है इसका, ये इसका वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म की वैल्यू कितनी है ये है R2 R1, और ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के स्थान पे ये रखेंगे R2 R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हट जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार ये तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति हो गई, ठीक है, और इसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। इसी प्रकार अब अगर हम देखें आवेश Q2 से Q1 की स्थिति, Q1 से Q2 से Q1 की स्थिति हमने अभी तक क्या निकाला था, Q1 से Q2 की स्थिति निकाला था। तो Q1 से Q2 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो R12, अगर Q2 से Q1 की स्थिति देखेंगे तो 2 से 1 की, तो क्या लिखेंगे इसे वेक्टर R21, और क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष इसकी स्थिति, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। ओके, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या हो जाएगा मॉड लग जाएगा R1 माइनस R2। सेम इसी प्रोसेस में जैसे आपने इसको किया था, यूनिट वेक्टर आपने निकाला था, यहाँ भी आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर अगर आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे सेम वही प्रोसेस में, तो देखिए इसका आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे यानी कि कैप R21 का कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या है 21 और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड,
ओके, सेम वही जैसा आपने इसका सोल्यूशन किया हुआ था वैसा ही सोल्यूशन इसका है। ठीक है, तो देखिए अब इसका R21 का कैप इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू वेक्टर R21 की वैल्यू ये है, देखिए तो इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 ये हो गया, और अपॉन ये इसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है, तो ये भी रख सकते हैं हम मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, अब आप ये वेक्टर फॉर्म जो है, ये वेक्टर फॉर्म आप लगाए रह सकते हैं इसमें, क्योंकि मॉड लेते हैं तो वो मॉड में वेक्टर फॉर्म आप दिखा रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये वेक्टर फॉर्म आप लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए Q2 के कारण Q1 पर फोर्स, ठीक है, Q2 के कारण Q1 पर फोर्स अगर देखते हैं, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि वैद्युत बल, तो Q1 के कारण Q2 पर, तो Q2 पर जो फोर्स लगता है वो क्या है, F21 ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और अपान इसकी, देखिए इसके सापेक्ष इसकी डिस्टेंस लेंगे और इसके सापेक्ष इसकी डिस्टेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा R, और इसके सापेक्ष इसकी अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और ये फोर्स किधर लगेगा अलोंग ए टू बी, ए से बी की ओर फोर्स लगेगा। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी रफ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। ए बी की जो वैल्यू है, ए बी है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ए बी जो है ए के सापेक्ष बी की डिस्टेंस, ए के सापेक्ष बी की डिस्टेंस, और ए के सापेक्ष बी की डिस्टेंस को क्या दिखाएंगे R21, ए के सापेक्ष बी नहीं R12 का स्क्वायर, और चूंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है तो डायरेक्शन भी आपको बताना है, तो डायरेक्शन क्या है 1 से 2 की ओर R12 का कैप, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन को दिखाता है, ये इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, दूसरे आवेश पर बल कितना लग रहा है, और जो यूनिट वेक्टर होता है ये उसके डायरेक्शन को बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, अब यहां पे देखिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए आपने ये R12 की वैल्यू आपने ये निकाला है, R12 की ये वैल्यू आपने निकाला है, इसकी वैल्यू हम वहां रख सकते हैं। ओके, ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। ठीक है, और इसके कैप की वैल्यू भी निकाले हैं, ये भी आप रख सकते हैं। ओके, तो कैप की वैल्यू अगर वहां पे रख देंगे ये, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, अगर R12 का कैप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर R12, और अपॉन में ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा R12 का क्यूब। ओके, अब इनकी वैल्यू भी रख देंगे,
इनकी वैल्यू भी रख देंगे कैप की, जो कैप की वैल्यू है, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q1 Q2, और वेक्टर इसकी वैल्यू ये आई है R2 R1 अपॉन R12 की वैल्यू ये है मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इसका क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, तो ये कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म है, ये कूलाम के नियम का क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसी प्रकार ये तो देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर रफ करेंगे हम। आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, तो इस इक्वेशन में देखिए जो Q1 चार्ज है उसके कारण Q2 चार्ज पर जो फोर्स है वो इतना होता है, ठीक है। अब Q2 के कारण अगर Q1 पर चार्ज देखेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर आवेश, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया। अब देखिए इसके कारण इस पे इसी तरह अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसमें फोर्स कितना आएगा, F12, इसमें फोर्स क्या है F21, तो उसमें 12, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे क्या है R12 है यहाँ पे क्या हो जाएगा R21, और नीचे क्या हो जाएगा R21 का क्यूब, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ध्यान से देखिए, केवल डायरेक्शन का अंतर है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो बदली हुई है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख सकते हैं कि जो Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर F21, और जो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है यानी Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लग रहा है उसे हम F12 कहते हैं। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं यानी कि वेक्टर F12 और वेक्टर F21, इनकी जो वैल्यू है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो वेक्टर F12 और ये क्या होंगे, ये वैल्यू इनकी बराबर होगी, केवल डायरेक्शन का अंतर होता है, इसलिए हम इसमें माइनस लगा देते हैं। ओके, तो देखिए जो दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्जों पे जो फोर्स लगता है बराबर लगता है, ये आपने प्रूफ कर लिया। लेकिन बराबर जरूर लगता है, लेकिन एक दूसरे के क्या लगता है, विपरीत लगता है। ओके, विपरीत लगता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है कि जो फोर्सेस अप्लाई होता है वो फोर्स क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो सेम वही ये भी है।
तो दोनों पर जो फोर्सेस लगते हैं वो बराबर किंतु क्या होता है, विपरीत लगता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है, उसको फॉलो करता है। ओके, इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर ये चार्ज है Q1, यहाँ पे ये चार्ज है Q2, तो इसके कारण से फोर्स लगता है। आप फोर्स एक फार्मूले से निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर सेपरेशन बिटवीन देम स्मॉल r है तो ये r स्क्वायर, इससे आप फाइंड कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है Q, ये कई आवेशों के प्रभाव में रखा हो, जैसे Q1 चार्ज है माइनस Q2 चार्ज है प्लस Q3 चार्ज है, ये कई आवेशों के प्रभाव में हो, तो इस पे जो कुल बल लग रहा होगा, देखिए इसके कारण भी बल लग रहा होगा, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये मान लेते हैं F2 है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर दो से अधिक आवेशों के प्रभाव में रखा हो तो उस पर जो कुल वैद्युत बल होता है, टोटल, इस पे जो टोटल वैद्युत बल होता है उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है सदिश, ठीक है, वो इन आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों, इन आवेशों के कारण कौन कौन सा बल लग रहा है, F1, F2 और F3। ठीक है, ये वैद्युत बल लग रहे हैं, तो इस पे लगने वाला जो परिणामी बल होता है वो उन आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल क्यों लेते हैं, क्योंकि जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। ओके, इसके पश्चात तो ये ध्यान रखिएगा, ये कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म को आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी दिखाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।